quality. How you can define in your own words, in your own experience. Please share. You can share your name and the college and very briefly respond to the definition or concept of quality. Welcome, ladies and gentlemen. माय डियर पार्टिसिपेंट्स, आपको उम्मीद है आवाज आ रही होगी। मुझे ये नहीं चाहिए कि आप किसी एक्सपर्ट की डेफिनेशन बताएं, वो भी आप बता सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें कि क्वालिटी से आप क्या मुराद लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, अमजद अली स्पीकिंग सर। जी अमजद साहब। जी सर, क्वालिटी हमारा जो एजुकेशन का पर्पस है, वो उसका जो तरीक़ाकार है पेपर का, वो ठीक नहीं है। हम खुद इंसिस्ट करते हैं बच्चे को के बजाय उसे हम कंसेप्ट देने के बजाय हम उसे खुद ये मजबूर करते हैं। हमारा एग्जामिनेशन का सिस्टम ऐसा है कि स्टूडेंट रट्टा लगाए। मिसाल के तौर पे ऑब्जेक्टिव पोर्शन में सवाल ऐसे पूछे जाते हैं कि फलां चीज़ किस सन में ईजाद हुई। अब इसका कंसेप्ट से क्या ताल्लुक है? या ऐसी बातें पूछी जाती हैं कि ज़मीन और चाँद के दरमियान डिस्टेंस कितना है। अब ये तो बुक में लिखा हुआ है कितना डिस्टेंस है, ठीक है ना सर? तो हमें चाहिए कि हम अब बच्चा जो है वो ऐसी चीज़ों पर अपना माइंड जो है फोकस करता रहता है और हम देखते हैं वो पढ़ कर पागल हो रहा है, लेकिन उसका आउटपुट कुछ भी नहीं है। वो इन्फॉर्मेशन की सारी बातें जो कि बुक्स में लिखी हुई है ऑलरेडी पहले ही, हमें चाहिए हम उससे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछें। जैसे आइंस्टाइन से किसी ने पूछा कि 1 किलोमीटर में कितने माइल्स होते हैं, उन्होंने कहा कि मैं अपने दिमाग में ऐसी चीजें नहीं ठोसता जो इन्फॉर्मेशन की बुक्स में लिखी होती हैं। इनसे बेहतर हाफजा तो कंप्यूटर का है। हमें चाहिए ऑब्जेक्टिव जरूर पूछें, लेकिन क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो कंसेप्चुअल हो, ना कि इन्फॉर्मेशन के बारे में हो। थैंक यू सर। अमजद साहब, थैंक यू वेरी मच, यू ब्रोक द आइज। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका लुबेलबाब जो मैं समझा वो ये है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ क्वेश्चंस or question papers, we should look into asking questions in a way that should not, promote the only rote memorization. Rather, the questions should be asked in the way that they should promote the higher cognitive abilities, means problem solving skills or understanding or like that. जी, any other participant? आप जरा फोकस आपने रहना है। मेरी रिक्वेस्ट है कि क्वालिटी से क्या मुराद है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी गौहर सईद सर, गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज कसूर। जी सर, क्या नाम है सर आपका? गौहर सईद सर। ओके, गौहर सईद साहब। जी सर। इम्प्रूवमेंट इन आइडियाज सर, इम्प्रूवमेंट इन नॉलेज एंड इम्प्रूवमेंट इन कंसेप्चुअल एटीट्यूड। ओके, इम्प्रूवमेंट इन नॉलेज, कंसेप्चुअल एटीट्यूड और जी एंड आइडियाज। थैंक यू गौहर साहब। Any other? अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। सर मैं डॉक्टर मोहम्मद जावेद अफजल फ्रॉम इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन से बोल रहा हूँ। जी डॉक्टर और जो क्वालिटी एनहांसमेंट सेल जो है, इसका मकसद ये नहीं है कि आपने जो क्वालिटी एजुकेशन की उसको बढ़ाना है, लेकिन ये एक्चुअली ये रिसर्च के लिए बनाई जाती है कि रिसर्च किस तरफ जा रही है और कॉलेजेस के अंदर और यूनिवर्सिटीज के अंदर रिसर्च को प्रमोट करना। दोबारा कर लो। ये क्वालिटी एनहांसमेंट सेल जो है वो इस बारे में ज्यादा काम करता है। मोबाइल चला रहे हो ना पहले सारा कुछ डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। मोबाइल रीस्टार्ट आप क्वालिटी की रीस्टार्ट करके दोबारा चलाओ। जी मैडम साहब कुछ बताना चाहती थी हमारी। टीम नो अनइंस्टॉल करके दोबारा कर लो। जी मैडम। टीम इंस्टॉल कर लो तो दोबारा उन्हें क्वेरी कर। जी वालेकुम सर, मोहम्मद सरफराज सर फ्रॉम मुल्तान, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस। जी सर, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मीन जो हम स्टूडेंट को डिलीवर कर रहे हैं सर, एंड स्टूडेंट परफॉर्म इन अ यूजफुल वे इन द सोसाइटी, आई मीन दैट इज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन we are delivering sir today. Okay, thank you very much. जी let's move to the next.
अगर आप इजाजत दें तो चूंकि हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट भी है तो ड्यूरिंग द डिस्कशन फिर बाकी चीजें आ जाएंगी। अगर काइंडली जो नेक्स्ट पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इफ आई रिक्वेस्ट कि जो सेकंड हमारा लर्निंग आउटकम है कि एकेडमिक प्रोग्राम्स की क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज में क्या मैकेनिज्म है या कॉलेजेस में क्या मैकेनिज्म है, यानी यूनिवर्सिटीज में और कॉलेजेस में एकेडमिक प्रोग्राम्स की क्वालिटी को इंश्योर करने का क्या मैकेनिज्म या प्रोसीजर है, इस पे काइंडली अगर आप ब्रीफली मुझे बताएं जो आपका एक्सपीरियंस है। वेलकम। मेरी रिक्वेस्ट होगी जिन्होंने पहले क्वेश्चन का आंसर नहीं किसी पार्टिसिपेट किया पहले अगर वो कर लें, और उसके बाद जिन्होंने किया है वो उसके बाद कर लें। इट वुड बी हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड। जी आवाज आ रही मेरी डियर पार्टिसिपेंट्स? क्वेश्चन इज वेरी सिंपल कि कॉलेजेस में क्वालिटी को एकेडमिक प्रोग्राम की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए क्या इकदाम किए जाते हैं या क्या करते हैं आप लोग, या यूनिवर्सिटीज के साथ भी आपका लाइजन होगा, वो क्या करते हैं इस सिलसिले में। चले हम नेक्स्ट मूव करते हैं आखिरी क्वेश्चन कि आपसे ये पूछूं कि अगर आपके कॉलेज में QEC मौजूद है तो वो क्या फंक्शन प्ले कर रहा है। जिन कॉलेजेस में क्वालिटी एनहांसमेंट सेल है, अगर नहीं है तो आपके ख्याल में क्वालिटी एनहांसमेंट सेल का क्या फंक्शन होना चाहिए आपके कॉलेज में अगर उसको एस्टेब्लिश किया जाए। ओके, मेरी आवाज आ रही है, बस ये जरा मुझे कंफर्म कर दें। माय डियर पार्टिसिपेंट्स, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर आ रही है सर। ओके ओके चले मैं स्टार्ट करता हूँ फिर आ रही है उसके बाद ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम। हाँ जी, पहले चूंकि सिस्टम म्यूट था, दैट्स वाई आपकी तरफ से म्यूट था, इसलिए आवाज हमारी आप तक नहीं आ रही थी। तो अब ऑप्शन दे दिया गया है कि हम अपनी राय का इजहार कर सके। क्वालिटी एनहांसमेंट सेल्स हमारा, मैं नदीम फयाज बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज असगर माल रावलपिंडी से। हमारा पिछले साल प्रोग्राम जो है वो शिफ्ट हुआ है BS पर, और जब से BS स्टार्ट हुआ है 10 सब्जेक्ट्स में हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ है, और उसके साथ फिर जो यूनिवर्सिटी की तरफ से गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक QEC और क्वालिटी एश्योरेंस को एश्योर करने के लिए कमेटीज़ बनाई गई हैं। उनका मकसद ये है कि BS प्रोग्राम के तहत हमारी जो ऑफर किए गए डिसिप्लिन्स हैं उनमें क्रेडिट आवर्स के हिसाब से क्या टीचर्स जो हैं वो अपने अपने टाइम टेबल से स्टक करते हैं, कितना टाइम क्रेडिट आवर्स के हिसाब से, क्योंकि कॉलेज में पहले 45 मिनट्स के पीरियड चला करते थे और BS प्रोग्राम में अब चूँकि क्रेडिट आवर्स हैं, दैट्स वाई वो एडजस्टमेंट के हम 45 मिनट्स में 3 क्रेडिट आवर्स को एडजस्ट करते हैं या 1.5 आवर में एडजस्ट करते हैं या 3 आवर्स में एडजस्ट करते हैं। तो ये चीज़ मेंटेन करना, लेक्चर्स की डिलीवरेंस टाइम टेबल को फॉलो करना, जो आप सेशनल वर्क दे रहे हैं स्टूडेंट्स को उसको चेक करना। मिड टर्म्स हमारे अभी हुए हैं, वो हमने भेजे हैं QEC को, उसका रिस्पांस उस पर आया है कि उसको कैसे और बेहतर किया जा सकता है। तो वी आर गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस। क्वालिटी एनहांसमेंट सेल्स की तरफ से जो भी रिस्पांस आए हम उसके हिसाब से अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बड़ा ब्रीफली अच्छा एक्सप्लेन किया है। अब मैं कुछ चीज़ें आपके साथ आई वुड लाइक टू शेयर एंड देन ऑफ कोर्स आई विल इनवाइट सम क्वेश्चंस। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो था क्वालिटी का, दैट व्हाट इज क्वालिटी। मेरी रिक्वेस्ट है कि अब ऑल द पार्टिसिपेंट्स अपने माइक जरा अनम्यूट कर लें ताकि ये डिस्टॉर्शन ना हो। जब आप जी माई हम्बल all the participants please unmute their mics so that you may now hear what I am going to share with you. I will
again invite some questions in the 1 or 2 times during my session. So at that time, I will request the PHEC concerned coordinator to let you allow, and you can share your experiences or comments. The very first thing which I would like to share is the quality. What is quality? Quality is a relative term and perhaps not easily to define. It's not very easy because when I say relative term, it means everybody has its own way of perceiving and to look into the things. जब हम इसको एग्जांपल समझ लें कि मैं कुछ इस तरह दूंगा, फर्ज करें हम कहते हैं कि एक बड़ा इफेक्टिव टीचर है। अब इफेक्टिव टीचर है या उसमें बहुत सारी क्वालिटीज हैं, तो उनकी रेटिंग जो है या उनका सीक्वेंस दैट मे वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. Maybe one participant say the effective teacher or quality teacher is the one who is competent in the subject matter. Dusra maybe priority they know who has the competency or the professional skill to effectively deliver in the class what he or she knows. He is an or she is an effective or quality teacher. The third one may say or prioritize at number 1, the best teacher or quality teacher is one who is very interactive in the class and humble and kind and cooperative, like these things. So both sari qualities hai. Every person will make the sequence 1, 2, 3 उनकी quality के या characteristics को अपने अपने point of view से उनको importance देगा अगर आप पूछा जाए. तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये चूंकि कोई हार्ड एंड फास्ट, हम ठीक है लोगों ने कुछ डेफिनेशंस की भी हैं, लेकिन ओवरऑल नॉर्मली लिटरेचर यही कहता है कि इट वेरीज बट स्टिल वी कैन कनेक्ट इट विद द ऑब्जेक्टिव्स. लिटरेचर का ज्यादा पार्ट इसी को एम्फसाइज करता है कि in educational context quality is linked with the objectives. To the extent objectives are achieved, to that extent educational program will be of good quality. तो यानी जिस हद तक objectives achieve हो रहे होते हैं, जो भी हमारी professional activity है, खा वो क्लास के अंदर आप कोई लेसन डिलीवर कर रहे हैं या आउटसाइड द क्लास आप कोई को करिकुलर एक्टिविटीज डिजाइन कर रहे हैं या कोई रिसर्च का आपका एक्टिविटी है. सो व्हाट आर योर ऑब्जेक्टिव्स? तो अगर तो आप ये समझ रहे हैं कि वो जो चेक लिस्ट आपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाई है उसको फुली आप अचीव करें, इसका मतलब हाईली क्वालिटी आपका प्रोग्राम है. इफ some of the things they are meeting, so then there will be little bit issue in the quality. So it is linked with the objectives. Yeah, sometimes as per HEC जो डायरेक्शंस हैं अभी आपके साथ शेयर भी करेंगे कि जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स या बेंचमार्क्स किसी भी एक्टिविटी के हैं, क्या उन मिनिमम स्टैंडर्ड्स या बेंचमार्क्स को किसी भी प्रोफेशनल एक्टिविटी जो है, मेनली प्रोफेशनल एक्टिविटी मेजर तो हमारी टीचिंग है या फिर रिसर्च, इनके डोमेन्स में फिर आगे मुख्तलिफ जो है और भी फर्दर सब एक्टिविटीज हैं. तो जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं क्या टीचिंग और रिसर्च के या को करिकुलर एक्टिविटीज हैं वो मीट हो रहे हैं. तो जिस हद तक मीट हो रहे हैं हम कहेंगे उस हद तक वो प्रोग्राम जो है वो इफेक्टिव है. क्वालिटी इज डिपेंडेंट अपॉन इंस्टीट्यूशन मिशन. ये एक और चीज है कि क्या ये जो एक्टिव्स हैं या स्टैंडर्ड्स हैं और मिशन है, इनके दरमियान अलाइनमेंट भी जरूरी है. यू नो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पहले एक विजन होता है, फिर उसके अगेंस्ट एक विजन मिशन स्टेटमेंट होती है, उस मिशन स्टेटमेंट के अगेंस्ट कुछ स्टैंडर्ड्स या कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो डिराइव किए जाते हैं और फिर उन स्टैंडर्ड्स की फिर आगे जो है मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स होती हैं जिसके अगेंस्ट हम ये तयन करते हैं कि वो स्टैंडर्ड ओवरऑल और उसके सब स्टैंडर्ड जो हैं किस हद तक मीट कर रहे हैं. क्वालिटी को इस अंदाज से भी डिफाइन किया जाता है समटाइम, डिग्री ऑफ एक्सीलेंस ऑफ समथिंग. डिग्री ऑफ एक्सीलेंस ऑफ समथिंग. अगेन ये एक्सीलेंस की जो टर्म है ये फिर अगेन उसके बेंचमार्क्स के साथ कनेक्शन होगा, या इन एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट हम बाज़ औक़ात ये भी लेते हैं कि हाँ जो हमारा आउट एंड प्रोडक्ट है,
for example in our institution our end product basically quality of the students, तो वो किस हद तक जो है कॉम्पिटेंट है, डिलीवरेबल है कि वो मार्केट में उसकी डिमांड है। हम इसीलिए कहते हैं जी फलां राबियन है, जो है फलां जो है, इसी तरह मुख्तलिफ अदारों की आप जो है वो एग्जाम्पल्स देते हैं और वो उससे फिर आप उसका एक इट इज अज्यूम कि वहाँ के मेजॉरिटी और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ग्रेजुएट्स जो हैं वो सही उनको कुंदन बना के निकालते हैं। तो जो एंड प्रोडक्ट है उसके साथ भी इसका लिंक फिर इस तरह होता है। स्टैंडर्ड ऑफ समथिंग एज मेजर्ड अगेंस्ट अदर थिंग, यानी एक स्टैंडर्ड का दूसरे के साथ जब आप मेजर करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं, आप अपने काम को किसी जो फर्ज करें आईएसओ स्टैंडर्ड के तहत वही एक्टिविटी जो करैक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, आप अपनी चेकलिस्ट को उनके साथ कंपेयर जब करते हैं एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ, तो उससे भी पता चलता है कि जिस हद तक आप आपके और स्टैंडर्डाइज जो इंस्ट्रूमेंट है उसके साथ मीट कर रहे होते हैं, टू दैट एक्सटेंट फिर आप ये कहेंगे कि क्वालिटी आपका जो एक्टिविटी है वो किस हद तक क्वालिटी वाली कंडक्ट हुई है। तो इन द हायर एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट मोस्टली जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो इट मीन्स द क्वालिटी ऑफ द करिकुला, क्वालिटी ऑफ द टीचिंग मेथोडोलॉजी, क्वालिटी ऑफ द असेसमेंट प्रोसीजर्स। ये 3 मेन डोमेन्स है जब हम कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, इवन स्कूल में अगर हम बात करते हैं तो करिकुलम है और फिर टीचिंग मेथोडोलॉजी है और फिर उसको असेसमेंट और उसकी फीडबैक है। तो माय डियर पार्टिसिपेंट, ये ब्रीफली मैंने आपके साथ क्वालिटी का शेयर किया है। क्वालिटी एजुकेशन is one that provides our learners with capabilities they require to become economically productive, develop sustainable livelihoods, contribute to peaceful and democratic societies, and enhance individual well-being. तो इसको सम अप करते हुए आप कुछ इस अंदाज से भी कह सकते हैं कि ये लर्नर्स की कैपेबिलिटीज़ को एनहांस करता है, जो कि they require to become economically productive, sustainable livelihoods और एक democratic और यूजफुल इंडिविजुअल और सिटीजन्स बन जाए। तो ऐसी एजुकेशन जो है वो क्वालिटी एजुकेशन है। तो ये पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो क्वालिटी या क्वालिटी एजुकेशन से था, जिसके सिलसिले में चंद एक चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कि वो कौन से स्टेप्स हैं जो कि यूनिवर्सिटीज़ में ख़ास तौर पे एंड सम कॉलेजेस में उनको जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। फर्स्टली आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, सिंस ये जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं इनकी ब्रॉडली स्पीकिंग 3 कैटेगरीज हैं। आई वुड लाइक टू फर्स्टली शेयर दीज कैटेगरीज और उसके बाद फिर इसकी तरफ आते हैं जो स्लाइड्स आपके सामने हैं। पहली हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, द वेरी फर्स्ट वन आर द यूनिवर्सिटीज which have the charter to award the degrees, having extensive infrastructure relatively and offer many academic programs. Unka apna autonomous and they can make their decisions on their own, of course under the umbrella of the minimum standards of the Higher Education Commission and some guidelines from time to time they receive from the Punjab Higher Education Commission. Next, दूसरी कैटेगरी, द सेकंड कैटेगरी which I said, that is the degree awarding institution. वो भी basically degree awarding as a nomenclature says, they are the institutes of the colleges. They don't have an extensive infrastructure and like the universities who have many academic programs. लेकिन degree awarding programs में किसी की अगर 4-5 डिपार्टमेंट्स भी हैं और वो एक इंस्टीट्यूट या इंडिपेंडेंटली कॉलेज खोलना चाहता है तो दे आर अलाउड इफ दे मीट द मिनिमम क्राइटेरिया, इफ दे गेट द चार्टर फ्रॉम द रेस्पेक्टिव प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड दे गेट द recognition of that particular the programs they want to offer from the Higher Education Commission, तो they may go ahead. इस तरह की examples you can look at. We have the FC College Lahore and we have the Connect College for Women
there is NCBA in the private sector in Gulbarg, Lahore, and likewise you can look some other degree awarding institutions in some other big cities in the country and the province as well. तो ये दूसरी कैटेगरी है, ये भी डिग्री अवार्डिंग है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर उस तरह सेटअप वो एक्सटेंसिव नहीं है जिस तरह यूनिवर्सिटीज का. थर्ड कैटेगरी इज द कॉलेजेस इन द प्राइवेट एज वेल एज द पब्लिक सेक्टर. प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस जैसे आपके हैं, they can teach and they can assess student, but basically the curriculum formulation and the assessment, major part of the assessment that lies with the university जिसके साथ colleges affiliate हैं. But the teaching methodology is the autonomy of the teachers who are teaching. Of course, that should be in accordance with the assessment mechanism and the standards. तो ये तीन कैटेगरीज हैं. तो यहाँ पे जो जिक्र करना इसलिए मैंने जरूरी समझा कि करिकुलम डेवलपमेंट बेसिकली ये डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन या ये जो यूनिवर्सिटीज हैं उनका काम है. वो उसको अप्रूव करते हैं, वहाँ एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर है उसका जिसके तहत ये प्रोग्राम्स जो है वो डेवलप होते हैं और इनकी क्वालिटी को इंश्योर किया जाता है. माय वेरी रिस्पेक्टेबल कोलीग्स, आप काइंडली मेरी इन बातों को ज़रा ध्यान से आपने सुनना है ताकि बाद में अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकें, या कोई बात मुझसे ओवरकम हो गई है, ओवरलुक हो गई है, तो आपने उसको शेयर करना. सबसे पहला स्टेप ये है प्रिपरेशन ऑफ एकेडमिक प्रोग्राम्स एट द डिपार्टमेंट कांग्रुएंस विद द GCS मेंबर्स. कि किसी भी डिपार्टमेंट जो यूनिवर्सिटी का है या डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे वो जो प्रोग्राम्स अपने डिपार्टमेंट में शुरू करना चाहते हैं तो साफ ज़ाहिर है वो HEC गाइडलाइंस देखेंगे और उन गाइडलाइंस के मुताबिक हो. चूँकि हमारा कंसर्न यहाँ पे ज़्यादा BS लेवल का है, तो यूनिवर्सिटी विल लुक इनटू कि जो मिनिमम गाइडलाइंस है, स्टैंडर्ड्स हैं, उनको देखा जाए. टोटल प्रोग्राम्स के, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ केमिस्ट्री फॉर एग्जांपल, कि BS प्रोग्राम में मिनिमम जो क्रेडिट्स हैं वो जो पहली साबका पॉलिसी थी HEC की गाइडलाइन वो 130 क्रेडिट से अब नई जो पॉलिसी है उसमें 120 है, मिनिमम 120 है. तो मिनिमम 120 से अब जो है 125 भी हो सकते हैं, 130 भी हो सकते हैं. So round about let's suppose 120 to 130 ये जो प्रोग्राम डेवलप, तो जो भी डिपार्टमेंट फर्ज करें केमिस्ट्री का BS का 4 ईयर का प्रोग्राम अगर बनाया जाएगा तो उसके क्रेडिट जो हैं वो दैट शुड वेरी बिटवीन 120 to 130 or 35 लाइक दैट. ये इस चीज़ को इंश्योर करना. दूसरी चीज़ जब वो डेवलप करेंगे डिपार्टमेंट तो वो ये देखेंगे क्या अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जो कोर कोर्सेज पढ़ाए जाने चाहिए क्या वो मौजूद हैं इसमें कि नहीं. उनको मसलन नई पॉलिसी के तहत कुछ कोर्सेज उन्होंने कहा है कि कम्युनिकेशन, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल के कोर्सेज 3 होने चाहिए ताकि बच्चे को बोलना, लिखना, इस तरह रिपोर्ट राइटिंग, इस तरह की चीज़ें आ जाए. और 2 कोर्सेज जो हैं वो क्वांटिटेटिव रीजनिंग के हैं जिसमें मैथमेटिकल, एनालिटिकल और कंप्यूटर की जो स्किल्स हैं उनसे रिलेटेड हैं. तो 2 कोर्सेज इससे रिलेटेड है. इसी तरह सिविलाइजेशन के कोर्सेज हैं इसमें, जैसे पाकिस्तान स्टडीज़ का है या इस्लामिक स्टडीज़ का या एथिक्स का फॉर द नॉन मुस्लिम्स कोर्स है. तो ये तो कोर कोर्सेज है. यानी जब डिपार्टमेंट प्रोग्राम को डेवलप करता है तो वो ये देखता है जो वेटेज डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कोर्सेज का, जनरल कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं या एरिया स्पेशलाइजेशन के कोर्सेज हैं, क्या वो वेटेज जो कि HEC की गाइडलाइन में दिया गया है BS केमिस्ट्री के लिए वो इसमें शामिल है कि नहीं. तो इन कोर्सेज के अलावा जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं तो साफ जाहिर है उसमें भी जो उसूल है सिंपल टू कम्प्लेक्स, नॉन टू अननोन करिकुलम बनाने के ये जो उसूल ज़वाबत हैं इनको मद्देनजर रखते हुए कोर्सेज और उनकी आउटलाइन को डेवलप किया जाना चाहिए. तो ये सारे चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, the faculty at the department or the institute at the of the chemistry at the respective
यूनिवर्सिटी या डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट, ये सारे इन चीज़ों को देखते हैं। फिर उसमें जो असेसमेंट का मैकेनिज्म है वो उसके बारे में अगर कोई HEC की गाइडलाइंस हैं कि उसमें जैसे जो आप सारा सिस्टम जो है एवरीथिंग दैट विल बी सेमेस्टर बेस्ड, कि उसमें सेशनल मार्क्स टीचर के पास क्या होगी और मिड टर्म एवेल्युएशन या असेसमेंट है, फाइनल टर्म है, उनका वेटेज क्या है, उन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाएगा। तो व्हेन द प्रोग्राम इज डेवलप्ड then the department conducts the meeting of board of studies. Board of studies, this is the lowest आप कह सकते हैं बॉडी है, स्टेचुटरी बॉडीज है यूनिवर्सिटीज में, जो कि फिर इस प्रोग्राम का क्रिटिकल रिव्यू करते हैं। बोर्ड ऑफ स्टडीज में द हेड ऑफ द बोर्ड स्टडीज इज ऑलवेज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। जो चेयरमैन भी बाज यूनिवर्सिटीज में उसका डेजिग्नेशन है, बाज में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में, समटाइम्स दे आर डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट। सो एनी हो हेड ऑफ दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट वो उसको चेयर करता है, कन्वीनर होता है, और इसके साथ जो जितने भी उस डिपार्टमेंट में अगर कोई प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर हैं, वो सारे प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर उस बोर्ड ऑफ स्टडीज के मेंबर होते हैं। फिर इसी तरह सीनियर मोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर और सीनियर मोस्ट लेक्चरर वो इसके मेंबर होते हैं। तो बोर्ड ऑफ स्टडीज में आम तौर पे जो है 2 to 4 वो एक्सटर्नल मेंबर्स भी होते हैं, यानी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, और समटाइम्स उनमें से 1-2 लोग जो एफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं उनमें से भी होते हैं, और या किसी यूनिवर्सिटी के जो रेलेवेंट फील्ड के एक्सपर्ट हैं। तो ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी नंबर ऑफ मेंबर्स की तादाद ये डिफरेंट होती है, लेकिन ऑन एवरेज कम से कम 2 जरूर होते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है ये यूनिवर्सिटी में बाज़ में मैंने देखा है जो है वो 4-5 तक भी, बाज़ बड़े डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूट है वहाँ 5 तक भी, 4-5 भी मेंबर्स होते हैं। तो ये बोर्ड ऑफ स्टडीज टेक्निकली देखता है, चेक करता है कि क्या मिनिमम नंबर ऑफ क्रेडिट्स जो HEC ने BS केमिस्ट्री के लिए या BS इकोनॉमिक्स या BS इंग्लिश इस्लामियात जो भी सब्जेक्ट है जितने उन्होंने कहे हैं, क्या उसको मीट कर रहा है। नंबर 1, क्या जो कोर कोर्सेज है, वेटेज है डिफरेंट ब्रॉडर कैटेगरीज का, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, फिर एक्सपोजिटरी राइटिंग वगैरह के कोर्सेज हैं, फाउंडेशन कोर्सेज हैं, जो भी उस डिसिप्लिन के लिहाज से उसकी कैटेगरीज हैं, क्या उसका वेटेज वो उसके मुताबिक है, क्या उसमें असेसमेंट का मैकेनिज्म क्लैरिफिकेशन है ताकि स्टूडेंट्स को पहले पता चल जाए किस तरह उनको असेस किया जाएगा, क्या उसमें रिकमेंडेड बुक्स पढ़ाने के लिए जो मुख्तलिफ कोर्सेज हैं लेटेस्ट उसमें, या कोई जर्नल्स वगैरह, चूँकि अब जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, उसमें वेबसाइट का होना भी यूजफुल, कोई वेबसाइट भी लिखी जा सकती है। तो इन सारी चीज़ों को बोर्ड ऑफ स्टडीज देखकर फिर अप्रूव करता है। कहीं चेंज की ज़रूरत हो तो वो पॉइंट्स दोबारा उनको कहते हैं इसको दोबारा रिविजिट करें, वो उसको इम्प्रूव कर देते हैं। तो बोर्ड ऑफ स्टडीज की रिकमेंडेशन के बाद फिर बोर्ड ऑफ फैकल्टी में चला जाता है वो वाला एकेडमिक प्रोग्राम। बोर्ड ऑफ फैकल्टी का जो हेड है वो डीन ऑफ द फैकल्टी होता है। Dean of the faculty, you know, within the faculty there are different departments or institution. For example, अगर वो साइंस की फैकल्टी है उसमें फिजिक्स भी होगा, केमिस्ट्री भी होगा, उसमें स्टैटिस्टिक्स भी आएगा, मैथमेटिक्स भी आएगा, तो और भी इस तरह के कई डिपार्टमेंट साइंस के फील्ड में आएंगे। तो सारे डिपार्टमेंट के हेड इसके मेंबर होंगे, चेयर करेगा डीन, और इसके भी 4-5 एक्सटर्नल मेंबर्स होते हैं जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ या समटाइम्स जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वहाँ के भी एसोसिएट प्रोफेसर या उन प्रोफेसर्स को जो है वो उसमें शामिल करते हैं ताकि एफिलिएटेड कॉलेजेस की रिप्रेजेंटेशन भी उनमें हो, और उनके कंसर्न बाज़ होते हैं जिनको देखते हुए सेमेस्टर्स में आगे कोर्सेज को ब्रेकअप जो है वो किया जाता है। तो इस तरह बोर्ड ऑफ फैकल्टी से जब अप्रूव हो जाता है प्रोग्राम, अगर वो सेटिस्फैक्ट्री हो अप्रूव कर देते हैं, अगर कोई माइनर चेंजेस हैं वो कह देते हैं ओके सब्जेक्ट टू इम्प्रूविंग और करेक्शंस माइनर चेंजेस, उसको अप्रूव कर देते हैं। अगर कोई मेजर चेंजेस हैं देन बोर्ड ऑफ फैकल्टी आस्क द रेस्पेक्टिव बोर्ड ऑफ स्टडीज कि वो उसको दोबारा से रिविजिट करके जो भी चेंजेस हैं उनको ठीक करें और दोबारा सबमिट करें। तो इस तरह ये सारे क्वालिटी के मैयर हैं, क्वालिटी ऑफ एकेडमिक प्रोग्राम्स। देन दिस इफ इट इज पास्ड फ्रॉम द बोर्ड ऑफ फैकल्टी देन इट गोज टू द एकेडमिक काउंसिल। तो एकेडमिक काउंसिल में सारी यूनिवर्सिटी के इसका चेयरमैन वाइस चांसलर इसको चेयर करता है, ऑल डीन्स ऑफ द फैकल्टीज
ऑल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, चेयरमैन जो भी हैं इंडिपेंडेंट जो चेयरमैन है, बाज़ कोई लेक्चरर होता है जो कि डिपार्टमेंट को ऑफिशिएट कर रहा होता है, तो वो चेयरमैन नहीं होता। तो जो फुल फ्लैज चेयरमैन है बाय डेजिग्नेटेड, वो चेयरमैन, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, इस तरह डीन्स और ऑल प्रोफेसर्स, दे आर द मेंबर्स ऑफ दिस एकेडमिक काउंसिल। इसके अलावा जो प्रोफेसर एमरेटस हैं या कुछ इसमें नॉमिनीज जो हैं वो चांसलर के भी होते हैं और वाइस चांसलर के कुछ एक्सपर्ट्स, जैसे गवर्नमेंट के सेक्रेटरी एजुकेशन और एनी रिप्रेजेंटेटिव नॉट लेस देन द रैंक ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी, वो भी इसका मेंबर है। सेक्रेटरी फाइनेंस है। बोर्ड का बाजुकात बोर्ड जो जिस जिले में वो यूनिवर्सिटी लोकेट करती है, वहाँ का जो बोर्ड का चेयरमैन है वो भी इसका मेंबर है। इसी तरह जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के ये जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एक मेल फीमेल, ये भी उसके मेंबर हैं। तो इस तरह के कुछ और भी एकेडमिक काउंसिल के प्रोफेशनल्स जो हैं, एक्सपर्ट्स जो हैं, ये इनकी ऑन द इनकी कुछ की जो नॉमिनेशन, कुछ तो एक्स ऑफिशियल मेंबर हैं, मसलन चेयरमैन बोर्ड है या रिप्रेजेंटेटिव सेक्रेटरी और रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन कुछ मेंबर्स हैं दे आर नॉमिनेटेड बाय द चांसलर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द वाइस चांसलर। तो ये एक बॉडी से फिर एकेडमिक काउंसिल में इस पर डिस्कशन होती है, वो अगर इसको अप्रूव कर दे तो उसके बाद ये प्रोग्राम सिंडिकेट में चला जाता है। सिंडिकेट इज द बेसिकली द हाईएस्ट बॉडी आप कह सकते हैं इसको। तो वहाँ पे जिसको चेयर भी वाइस चांसलर करता है, इसमें एक वर्किंग और सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट वो इसका मेंबर है। फिर इसमें जो यूनिवर्सिटी के जो 4 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, 1 ऑफ लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट एंड फुल प्रोफेसर बाय इलेक्शन फॉर 3 इयर्स, वो भी इसके मेंबर होते हैं। जो सीनियर मोस्ट डीन है नॉर्मली ऑफ द यूनिवर्सिटी, वो भी इसका मेंबर होता है। इसके अलावा रजिस्ट्रार जो है ये एकेडमिक काउंसिल का भी और सिंडिकेट का, ये नॉन वोटिंग मेंबर, ये भी दोनों बॉडीज का रजिस्ट्रार होता है, लेकिन वो डिसीजन मेकर में या उसमें उसका नॉन वोटिंग मेंबर है। तो इसी तरह जैसे एकेडमिक काउंसिल में सम आर द नॉमिनीज ऑफ चांसलर, तो सिंडिकेट में भी कुछ 3, 4, 5 जो एक्सपर्ट्स हैं वो उसके मेंबर होते हैं। इसमें फ्रॉम जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अगर वो फेडरल गवर्नमेंट है तो MNAs जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कुछ मेंबर होते हैं इसके, 3 या 2। तो अगर वो प्रोविंस में है तो 3 MPs, तो उसमें कम से कम एक फीमेल MP होनी चाहिए। तो ये भी जो नई यूनिवर्सिटियाँ खासतौर पे बन रही हैं उनमें ये में कंपलसरी है। पहले जो यूनिवर्सिटियाँ बनी थी पुरानी, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है, BZ यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे ये कंपलसरी इस तरह की चीज़ें नहीं थी। तो जब ये प्रोग्राम अप्रूव हो जाता है तो बाज़ यूनिवर्सिटीज़ में सेनेट भी है, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे उसको चांसलर चेयर करता है, वाइस चांसलर और डीन्स और सारे मेंबर्स और सम एलुमनाई ऑफ द यूनिवर्सिटी वो उसके मेंबर होते हैं। तो वहाँ पे भी आ जाता है। लेकिन मेन जो है आप कह सकते हैं इसमें जो कि सब यूनिवर्सिटीज़ में सिस्टम सिंडिकेट तक लाजमी है, तो उनको अप्रूव किया जाता है। ये आप देख रहे होंगे एक बसर मैंने लिखा है। अगर रिसर्च रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, जैसे रिसर्च प्रपोजल ऑफ एमफिल एंड PhD है, थीसिस की वैल्यूएशन है, वो लोकल है, फॉरेन से करनी है, उनके एडमिशन या उस सिलसिले में जो भी उमूर हैं वो बोर्ड ऑफ एडवांस स्टडीज़ एंड रिसर्च या एडवांस स्टडीज़ एंड रिसर्च बोर्ड, ये जो उसके बाद उसके थ्रू जाती है। तो माय डियर पार्टिसिपेंट्स, ये वो प्रोसीजर है क्वालिटी मेजर का, जो कि एकेडमिक काउंसिल, जो कि एकेडमिक प्रोग्राम्स को रिव्यू किया जाता है सारी यूनिवर्सिटीज़ में। अब ये किस हद तक इफेक्टिव है, हर यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली कुछ उसमें वेरिएशन ज़रूर हैं। कहीं ज़्यादा ये बॉडीज़ एक्टिवली काम करती हैं, कहीं उतना एक्टिवली काम नहीं करती। तो साफ ज़ाहिर है जहाँ ज़्यादा एक्टिवली काम करेंगे इन द लाइट ऑफ द HEC एंड PHEC गाइडलाइन, वहाँ ये चीज़ें या ऑन देयर ओन इनिशिएटिव्स, ये तो चीज़ें मिनिमम है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, डीन अपना वो अलग से सिस्टम भी उसको देखते हैं ताकि इसको इंश्योर, मसलन पंजाब यूनिवर्सिटी में करिकुलम की प्रोग्राम
को बेहतर करने के लिए एक कमेटी भी है, करिकुलम रिव्यू कमेटी, कि कोई भी प्रोग्राम उस वक्त तक एकेडमिक काउंसिल में सबमिट नहीं होता जब तक कि वो कमेटी उसमें जो है उसके मेंबर्स उसको अप्रूव नहीं करती, वो कमेटी। तो हमारे यहाँ यानी यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी में हमारे IR के डायरेक्टर थे, वो उसके कन्वीनर थे, मैं भी उसका मेंबर रहा हूँ। तो उसमें ज़्यादातर उन्होंने ज़्यादा वो लोग रखे हैं जिनकी करिकुलम की फार्मूलेशन से वाकफियत हो, और कुछ वो मेंबर रखे हैं जो डिफरेंट फैकल्टी से, ताकि वो कंटेंट के लिहाज से थोड़ी सी अपनी एक्सपर्टीज उनके साथ शेयर कर सकें। मसलन इंजीनियरिंग से एक मेंबर है, एक साइंसेस से, एक लाइफ साइंस से, एक लैंग्वेज से है। तो इन ऑर्डर टू लुक इनटू दैट करिकुलम एंड वो कमेटी से पास होने के बाद एकेडमिक काउंसिल में सबमिट हो सकता है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज इन स्टेप्स के अलावा भी इस तरह कुछ और इनिशिएटिव अपनी तरफ से लेती है। फिर जो मसलन जो देखते हैं उसमें इन चीज़ों को वो नॉर्मली ज़्यादा फोकस करते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोग्राम। माय डियर पार्टिसिपेंट्स, जो बातें मैंने अभी आपके साथ की हैं, पर से आप अगर इस पे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं या कोई ऐड करना चाहते हैं तो आप वो मेरा ख्याल है वो पूछ लें मुझसे, फिर मैं आगे चलूँगा। कोई क्वेश्चन है वो कर सकते हैं, कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं, इफ देयर इज एनी थिंग यू वांट टू शेयर। वेलकम। ओके, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। क्वालिटी डायमेंशंस ऑफ एकेडमिक प्रोग्राम, ये कुछ तो मैंने पहले अभी जिक्र कर दिया, लेकिन कुछ चीज़ें शायद उस तरह ज़्यादा डिटेल से नहीं की, कि जब किसी एकेडमिक प्रोग्राम की क्वालिटी को देखा जाता है, वो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ हो, वो करिकुलम की कमेटी हो, वो या बोर्ड ऑफ स्टडी हो, या एकेडमिक काउंसिल हो, या कोई इंडिविजुअल उसको देखना चाहे, तो उसके कुछ पैरामीटर्स हैं या जिन चीज़ों को उनको देखना चाहिए कि प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन क्या दिया हुआ है, क्या वो प्रोग्राम जो भी है, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी BS केमिस्ट्री की या BS इकोनॉमिक्स है, तो उस प्रोग्राम का कोई इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि वो कॉलेज में वो यूनिवर्सिटी में जो प्रोग्राम है तो वो क्यों उसका पास थोड़ा सा दे दें, उसकी क्या अफादियत होगी, इस तरह की चीज़ें जो है वो उसमें थोड़ी सी आ जाएंगी ब्रीफली। फिर उसकी ये भी बाज़ प्रोग्राम्स में एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रैशनल भी दें कि क्यों वो प्रोग्राम शुरू किया जाता है, क्या रीज़न है, क्या मार्केट में उस तरह के प्रोग्राम जो अब आप शुरू कर रहे हैं उसका ट्रेंड है, या क्या लोकल नीड्स हैं या इंटरनेशनल नीड है, उसको जस्टिफाई 1-2 पैराग्राफ में किया जाए। फिर उसका मिशन प्रोग्राम का वो भी लिखना ज़रूरी है। फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स प्रोग्राम के लिखने चाहिए। फिर कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव हैं जो ज़रा ब्रॉडर होंगे, कोर्स के ऑब्जेक्टिव जो हैं वो ज़रा निस्बतन स्मार्ट होंगे। स्मार्ट जो है ये एब्रीवेशन कहते हैं स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल या इसको अटेनेबल भी कहते हैं, और रिसर्च, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड, ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है व्हाइल राइटिंग द ऑब्जेक्टिव्स। तो गोया जब प्रोग्राम मिशन की रोशनी में ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाएं और ऑब्जेक्टिव की रोशनी में जब प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव की रोशनी में कोर्स के ऑब्जेक्टिव डिज़ाइन किए जाए, तो फिर कोर्स के ऑब्जेक्टिव रिलेटिवली स्मार्ट होने चाहिए। दे शुड बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। तो ये ऑब्जेक्टिव्स के बाद फिर कंटेंट्स है, उनका एक फॉर्मेट होना चाहिए, यानी मेन हेडिंग, मेन थीम है, फिर उसके आगे उसके सब थीम्स भी होने चाहिए। उसके चैप्टर्स हों 5, 6, 7, रीजनेबल हों, जो कि 3 क्रेडिट्स का अगर कोर्स है तो वो 16 जो सेमेस्टर वीक्स हैं, सेमेस्टर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द वीक्स, नॉट इन मंथ्स। ये भी आप आज के बाद ज़हन में रखना है। सेमेस्टर को दुनिया में महीनों में नहीं देखा जाता, बल्कि उसको मेजरमेंट जो है इन टर्म्स ऑफ वीक्स की जाती है। और इंटरनेशनली ये सेमेस्टर की ड्यूरेशन 16 to 18 वीक्स है। हमारे कंट्री में
HEC के मुताबिक सेमेस्टर की जो ड्यूरेशन है वो 18 वीक्स है। 16 वीक्स आर रिजर्व फॉर द क्लासरूम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और 2 वीक्स असेसमेंट एवेल्युएशन है और रिजल्ट प्रिपरेशन के लिए। तो इस तरह ये कंटेंट्स जो उसके हैं वो स्टैंडर्ड के मुताबिक तैयार होने चाहिए। यूनिट 1, 2, 3 जो भी है उसमें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, नोन टू अननोन, तो इस एतबार से उसको जो की कॉन्सेप्ट्स हैं, थीम्स हैं जो उस कोर्स के, वो उसमें कवर होने चाहिए। उसमें टीचिंग स्ट्रेटजीज और मेथोडोलॉजी का थोड़ा सा होना चाहिए कि मेनली उसमें कौन कौन से मेथड्स यूज होने होंगे या कौन सी टेक्निक्स या स्ट्रेटजीज आप उनको यूज कर सकते हैं। इसी तरह फिर असेसमेंट एवेल्युएशन का वेटेज कितना होगा डिफरेंट का, क्या जो टीचर के पास इख्तियार है कि वो क्लास की असाइनमेंट है, प्रेजेंटेशन है, स्टूडेंट्स की पंक्चुअलिटी है, रेगुलरिटी है, क्लास पार्टिसिपेशन है, क्विज है, इस तरह का इनका वेटेज कितना होगा। एक मिड टर्म टेस्ट होता है उसका वेटेज कितना है, इसी तरह फाइनल सेमेस्टर के एंड पे जो टेस्ट है। तो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी थोड़ा सा इसमें वेटेज का डिफरेंस है और इसमें HEC की तरफ से भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि ये यूनिवर्सिटी जो है अपना कीपिंग इन व्यू द नेचर ऑफ द डिसिप्लिन और नेचर ऑफ द कोर्स, उसमें थोड़ी बहुत अमेंडमेंट की जा सकती है। जैसे ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में ये वाला है कि 20 to 25% जो है वो टीचर के पास होता है, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन, इस तरह की चीज़ें। फिर नॉर्मली 30 और 35 मिड टर्म टेस्ट या कोई और जो मैकेनिज्म है असेसमेंट का वो होता है। फाइनल का आमतौर पे 40 होता है। तो ज़्यादातर ये वेटेज जो है ये यूनिवर्सिटीज़ में। तो क्या जब हमने देखना है तो इसको इंश्योर करना है कि जो वेटेज अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी उसमें लिखा हुआ है क्या उसको इंश्योर किया गया है स्टूडेंट्स की इवैल्यूएशन के वक्त के नहीं। फिर इसमें वही जो अभी शुरू में गालबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद अमजद साहब ने बात की थी कि क्या जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनकी क्वालिटी ठीक है, क्या वो रोट मेमोराइजेशन कोई तो नहीं कर रहे कि सारे सवाल या मोस्टली क्वेश्चन जो हैं वो नॉलेज के हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग या एनालिटिकल या इस तरह की सिंथेसिस की एबिलिटी के क्वेश्चन जो है वो शामिल ही ना हो। तो इसलिए इवैल्यूएशन चूँकि हायर लेवल है, बच्चे बड़े हैं, तो उनमें क्रिटिकल थिंकिंग को भी देखना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंक को भी देखना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया जाए कि वो फिर उनको ज़रा क्रिटिकली सोच के लिखे, ना सिर्फ ये कि वो बुकिश नॉलेज को, क्वांटिटी को वो लिख दें, हाँ जी ये जो है किस सन में क्या वाक़या हुआ है या जो है फलान साइंटिस्ट जो है वो कब पैदा हुआ है या उसकी डेफिनेशन जो है उसने क्या कही है। तो यानी इस तरह के क्वेश्चंस कि ना हो, कोई इक्का दुक्का क्वेश्चन इस तरह के हो भी सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दे शुड बी एट हायर लेवल, प्रमोट द हायर लेवल थिंकिंग। उससे पता चले कि क्या वाकई स्टूडेंट्स में क्रिटिकल एबिलिटी और मौजूद है। फिर इसी तरह सजेस्टेड रीडिंग्स भी उसमें देखनी चाहिए ताकि वो बुक्स या लिटरेचर जो लर्निंग मटेरियल है वो क्वालिटी का हो, अच्छे ऑथर्स का हो, वो पाकिस्तानी ऑथर हो या फॉरेन ऑथर हो, मिक्स भी हो सकते हैं। अच्छे जर्नल्स का भी उसको रेफर किए जा सकते हैं। कुछ वेबसाइट्स हैं, कुछ जर्नल्स हैं उस डिसिप्लिन के जहाँ पे अच्छी क्वालिटी के जर्नल, इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स आर्टिकल पब्लिश करते हैं। तो ये सब कुछ डायमेंशंस हैं जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये एक पार्ट तो ख़त्म हुआ है, आप इस पे कोई बातें मेरे साथ कर लें, कोई क्वेश्चन या 5 मिनट, तो फिर उसके बाद जो है मैं अगला पार्ट स्टार्ट करूँगा कि QEC के हवाले से, ये एकेडमिक प्रोग्राम्स की क्वालिटी के हवाले से। अब हमने आगे कोई QEC देखेंगे, उसका क्या पर्पस फंक्शन है और कॉलेजेस में QEC किस तरह हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं और उसमें प्रिंसिपल और टीचर का क्या रोल है। ये सेकंड कंपोनेंट की तरफ हम जाएंगे। इससे पहले ये जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट था जो शेयर किया है, यू आर वेलकम। माय डियर पार्टिसिपेंट्स, आवाज आ रही होगी आपको?
आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं. आई रिक्वेस्ट द HEC coordinator, if they have the control, they may, if anybody is going to raise the hand or intend to share or ask question, please. जी आवाज आ रही मेरी डियर पार्टिसिपेंट्स? आई होप शायद आपके पास कंट्रोल ना हो, माइक आपके बंद हो. आसिफ साहब आप लाइन पे हैं? आसिफ मुनीर सर. Okay, let's move ahead. फिर end पे देख लेंगे. The next part is the quality enhancement cell. I want to share with you. HEC was established in 2002, and the QEC of establishment of QEC's quality enhancement cells was started in 2006. In 2006, HEC asked all the universities and degree awarding institutions कि वो अपने अपने जो यूनिवर्सिटीज या डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशंस है, they should build an office of the QEC quality enhancement cell, और उसके कुछ फंक्शंस भी उन्होंने जो है वो जॉट डाउन किए, जिसको क्वालिटी को उन्होंने मेनली दो हिस्सों में तकसीम किया, इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस और एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस. इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस मींस कि द यूनिवर्सिटी or the degree awarding institution itself will ensure the quality of the programs, take the quality measures as desired by HEC. जो external quality assurance है, that will be done by the HEC, Higher Education Commission जो है वो एक external body, experts from different other universities, और उसमें एक या दो HEC के भी नुमाइंदे होते हैं. तो that committee will, evaluate how effectively that university is functioning. तो वो external quality का mechanism है. उसमें तो उसकी बेस पे फिर वो they are allocated levels. आपने सुना होगा बाज़-औक़ात कहते हैं या ये WL कैटेगरी की यूनिवर्सिटी है, ये X की है, Y की है, Z की है. W is the highest, कि यानी जो स्टैंडर्ड्स हैं बनाए हुए हैं HEC ने, अगर वो स्टैंडर्ड्स लार्जली मीट करें अबव 80%, लेट्स सपोज अगर उन इंडिकेटर्स को अचीव करें, तो इट मींस द यूनिवर्सिटी इज रेटेड, इज रैंक्ड एट, इज एलोकेटेड W कैटेगरी. तो ये एलोकेशन जो है ये HEC की जो टीम है बेस्ड क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी एट HEC, वो इंडिकेटर्स किस हद तक अचीव हैं ये है यूनिवर्सिटी ने, उसकी बेस पे ये एनुअली करती है. इसलिए किसी भी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग एनुअली बाजू का चेंज भी हो जाती है कि पहले वो X में थी, Y W में चली गई, या पहले Y में थी X में चली गई, या पहले X में थी अब वो डाउनग्रेड होके Y में आ गई कि कुछ उसमें इंडिकेटर्स को फॉलो नहीं किया. तो इस तरह ये चीजें जो हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैटेगरी में भी चेंज in the universities depending upon the accomplishment of the indicators which are highlighted or stated by the Quality Assurance Agency at Higher Education Commission. ये 6 functions हैं जी जो mainly QEC ने perform करने होते हैं. पहला है institutional performance evaluation, दूसरा PhD MPhil और equivalence review है, तीसरा सेल्फ असेसमेंट ऑफ एकेडमिक प्रोग्राम्स है, चौथा एक्रीडिटेशन है, पांचवा अवेयरनेस अबाउट सेमिनार्स, वर्कशॉप्स ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, एंड लास्ट इज द कंट्रीब्यूशन एंड पार्टिसिपेशन इन नेशनल इंटरनेशनल एकेडमिक क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज. तो ये 6 फंक्शन यूनिवर्सिटी का जो QEC है उसको परफॉर्म करने होते हैं. तो ऑलमोस्ट जो फंक्शन 1 है, फंक्शन 3 है, इसी तरह फंक्शन जो 5 और 6 है,
ये 4 फंक्शन जो है ये कॉलेजेस ने भी परफॉर्म करने। आई एम गोइंग टू रिपीट अगेन, नंबर 1, 3, 5 एंड 6। दूसरा और चौथा फंक्शन, चूंकि ये यूनिवर्सिटी ही प्रोग्राम्स को एक्रेडिट करती है या वही प्रोग्राम्स को डेवलप करती है, तो इसकी सोली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो यूनिवर्सिटीज की है। बाकी ये जो 4 फंक्शंस हैं ये कॉलेजेस ने भी फुलफिल करने। अब थोड़ा सा हम इनकी थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। पहला है इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। तो इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, you suppose or you should think the college performance evaluation, here I mean to say। तो ये college performance evaluation को जो मेन QEC है यूनिवर्सिटी का, वो किस तरह evaluate करेगा? वो ये स्टैंडर्ड्स हैं, 11 स्टैंडर्ड्स, जिनके मुताबिक जो है वो कॉलेज की फंक्शनिंग्स को देखा जाएगा। इनमें से कुछ फंक्शंस हैं जिन का ताल्लुक प्योरली यूनिवर्सिटी के साथ है, लेकिन जो फंक्शंस कॉलेज के साथ रिलेटेड हैं, यानी ये जो पहला स्टैंडर्ड है मिशन स्टेटमेंट एंड गोल्स, क्या इसमें ये देखेंगे क्या यूनिवर्सिटी ने अपना कोई मिशन वेबसाइट पे मौजूद है, क्या वो उस मिशन स्टेटमेंट के अगेंस्ट गोल्स क्लियर हैं, उन दोनों में अलाइनमेंट है। तो इस तरह इस स्टैंडर्ड से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ इंडिकेटर्स जो हैं, एक परफार्मा बना हुआ है स्टैंडर्ड 1, तो वो फिर जो है एवेलुएट किया जाता है जो यूनिवर्सिटी का QEC है वो, या इसी तरह QEC जो एक्सटर्नल अगर क्वालिटी एश्योरेंस है तो HEC फिर उसको देखता है। तो ये पहला स्टैंडर्ड क्या इसमें कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं स्टैंडर्ड के अगेंस्ट, तो दैट विल बी इवेलुएटेड बाय द रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी। और इंटरनली जो कॉलेज है उसको भी ये देखना है, अगर कहीं ज़रूरत है इसको, तो दे कैन गिव सजेशन रिकमेंडेशन टू द रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी। तो दूसरा जो है मिशन स्टेटमेंट गोल्स, वो है प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन, कि किस हद तक जो है कोई भी इंस्टीट्यूशन उसकी प्लानिंग इफेक्टिव है और वो प्लानिंग के साथ साथ प्लान करता है, उसको इवैल्यूएट करता है, और फिर जैसे PC1 की प्रिपरेशन है, कोई नया ब्लॉक बनना है उसका अलग से PC1 बनता है, उसकी कितनी जस्टिफिकेशन है क्या बनाने की, उसमें कितने फंड्स लगेंगे, डेवलपमेंट उसमें जो है वो गवर्नमेंट का शेयर क्या होगा, तो या HEC का अगर कोई शेयर दे रही है तो ये चीज़ें जो हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से की गई है कि नहीं। तो इससे रिलेटेड तीसरा जो है वो ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नेंस है। ये मैंने पहले भी अभी आपके साथ जो है थोड़ा सा ये इसकी ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर ऑफिस है, कंट्रोलर ऑफिस है, रजिस्ट्रार ऑफिस है, इसी तरह QEC का ऑफिस है और ऑरिक का ऑफिस है, ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन। ये एक और ऑफिस होता है जो रिसर्च से रिलेटेड मैटर्स को डील करता है। तो ये जो मुख्तलिफ जो अदारे हैं यूनिवर्सिटी के, वो उनकी गवर्नेंस किस तरह कितनी इफेक्टिव है। जब हम कॉलेज में बात करेंगे तो ऑब्वियसली कॉलेज का प्रिंसिपल है, कॉलेज की कोई काउंसिल होगी, मुख्तलिफ कमेटीज़ हैं, जैसे एग्जामिनेशन कमेटी होगी, इसी तरह डिसिप्लिन कमेटी है, फिर क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी होगी। तो डिफरेंट जो कमेटीज़ विद इन द कॉलेज डोमेन है वो किस हद इफेक्टिवली काम कर रही हैं। फिर इंटेग्रिटी है, फिर फैकल्टी है, फैकल्टी क्या कैपेबल है उसको पढ़ाने के लिए, इंटेग्रिटी यानी ट्रांसपेरेंसी चीज़ों में है कि नहीं, ये आगे स्टैंडर्ड 9 के साथ भी इसकी अलाइंड है, चीज़ें जो फेयरली चल रही हैं, लोग ईमानदारी से अपने जो जॉब्स हैं उनको कर रहे हैं, अटेंडेंस क्या है, फैकल्टी क्या कैपेबल है, जो प्रोग्राम्स स्टार्ट किए हुए हैं क्या उन प्रोग्राम्स के मुताबिक है उनकी फैकल्टी। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे BS केमिस्ट्री है, अब साफ ज़ाहिर है वहाँ जो केमिस्ट्री के टीचर हैं, अगर लेट्स सपोज वो सारे फिजिकल के ही आ जाए, फिजिकल केमिस्ट्री के या इनऑर्गेनिक के, तो अब कोर्सेज कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी होंगे, एनालिटिकल केमिस्ट्री के होंगे। इसी तरह अगर वो इकोनॉमिक्स का प्रोग्राम है तो वो ये ना हो कि सारे जो एक्सपर्ट्स हैं या फैकल्टी का ज़्यादा जो वेटेज है वो उसमें वो सिर्फ माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स से ही हूँ, लेकिन उसके अलावा मैं जो और उसमें
चीज़ें हैं, बैंकिंग से रिलेटेड है या कुछ और जो एरियाज हैं इकोनॉमिक्स के, वो उनको उसका कोई टीचर मौजूद ना हो, तो फैकल्टी की रेस्पेक्टिव जो एरिया स्पेशलाइजेशन है उसमें भी कुछ ना कोई फैकल्टी होनी चाहिए, और जो स्टूडेंट टीचर रेशो है वो भी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। ये ना हो कि स्टूडेंट और टीचर रेशो बहुत ज़्यादा हो जाए, जिसकी वजह से फिर HEC जब मॉनिटर करता है, विजिट करता है, तो उन प्रोग्राम्स को बंद भी कर सकता है। अगर यूनिवर्सिटी एफिलिएट कर रही है तो वो समटाइम्स जो है इफ दे चेक, तो वो भी उनको वार्निंग दे सकती है कि आप अपने फैकल्टी को इंक्रीज करें, ताकि जो है जो अब BS लेवल पे खास तौर पे 30 से ज़्यादा फैकल्टी नहीं होनी चाहिए टेंटेटिवली, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा तो फिर उस सूरत में वो प्रोग्राम के बंद होने का खदशा है, यूनिवर्सिटी नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन के लिए रोक सकती है। अगर वो प्रोग्राम यूनिवर्सिटी में चल रहा है तो HEC उसको रोक सकता है। तो इस तरह की चीज़ें फैकल्टी को और स्टूडेंट के हवाले से उनका प्रोपोर्शन वेटेज सही होना चाहिए। स्टैंडर्ड 7 का ताल्लुक इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज के साथ है। क्या उस अदारे में जो है वो रिसोर्सेज हैं, फिजिकल रिसोर्सेज हैं, क्लासरूम के अंदर जो है लैब्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, बिल्डिंग है, क्लासरूम है, इसी तरह और जो रिसोर्सेज उसमें एक अदारे को चलाने के लिए हैं, दैट कैन कंट्रीब्यूट टू कंडीसिव टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, तो क्या वो सारे रिसोर्सेज उसमें मौजूद हैं, तो इससे रिलेटेड एक परफॉर्मर। तो इन सब स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट कुछ इंडिकेटर्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, और साथ उनकी एविडेंस भी फिर कॉलेज या यूनिवर्सिटी को देनी होती है। 8वां स्टैंडर्ड एकेडमिक प्रोग्राम करिकुला के हवाले से मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है। क्या करिकुला यूनिवर्सिटी ने, एकेडमिक काउंसिल और सिंडिकेट ने अप्रूव किया हुआ है, क्या उसकी अप्रूवल प्रोग्राम के लॉन्चिंग से पहले की है या बाद में अप्रूव, ये भी एक मैटर है। प्रोग्राम पहले शुरू कर लिया जबकि उसकी अप्रूवल बाद में होती है, विच इज ऑब्जेक्शनेबल। इसी तरह नवंबर 2013 के बाद के जो प्रोग्राम है वो सारे HEC से भी अप्रूव होने चाहिए, MPhil और PhD की, क्या वो अप्रूवल उनकी मौजूद है। फिर पब्लिक डिस्क्लोजर और ट्रांसपेरेंटी है। ये एक आपको पता है कानून में भी मौजूद है कि किसी भी बंदे को जो है वो अगर कोई ऑब्जेक्शन है किसी के लिहाज से तो वो उनको एक्सेस होनी चाहिए। इसलिए अब तो खैर अब चीज़ें ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में शॉर्ट फॉर्म में वो डिस्प्ले हो जाती हैं। एडमिशन की लिस्ट है या रिजल्ट्स हैं या इस तरह के और प्रोग्राम्स हैं, वो जस्ट टू कीप द ट्रांसपेरेंसी एट द यूनिवर्सिटी लेवल, इंस्टीट्यूशन लेवल। तो लास्ट जो है असेसमेंट क्वालिटी एश्योरेंस, तो ये मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है, इसके अगेंस्ट जो है देखा जाएगा। तो ये जो स्टैंडर्ड्स हैं, हर स्टैंडर्ड के अगेंस्ट कुछ क्राइटेरियन हैं या इंडिकेटर्स हैं मुख्तलिफ, जो कि एक परफॉर्मा में HEC का वेबसाइट में पड़ा हुआ है। यू कैन विजिट द HEC वेबसाइट, और आप पंजाब यूनिवर्सिटी की या किसी भी यूनिवर्सिटी के QEC की वेबसाइट को देखेंगे तो ये स्टैंडर्ड की डिटेल जो है आपको मिल जाएगी कि इसमें कौन कौन से हर एक में किस तरह के क्वेश्चन शामिल है। ये मैंने आप अभी शेयर कर दिया है कि जो भी नया प्रोग्राम शुरू करना है उसके लिए ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी, कॉलेज में शुरू करना है तो यूनिवर्सिटी इसकी परमिशन देगी तो वो प्रोग्राम शुरू होगा। अगर वो प्रोग्राम MPhil या PhD का है तो पहले वो प्रोग्राम HEC जो है उसकी परमिशन देगी और उसके बाद उस प्रोग्राम को, MPhil या PhD प्रोग्राम को स्टार्ट किया जा सकता है। इसका भी एक मैकेनिज्म है जिसमें बहुत सारी ये जो सारे स्टैंडर्ड्स हैं इन पे है, इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी उनकी रिक्वायर्ड होती हैं, तो इनको देख के फिर वो HEC जो है वो ग्रांट करती है परमिशन कि क्या वाकई किसी अदारे में प्रोग्राम MPhil या PhD का होना चाहिए कि नहीं। चूँकि कॉलेजेस में BS प्रोग्राम होंगे, इस वजह से शायद ये PhD MPhil का उस तरह भी फिलहाल ये कॉलेजेस में इन प्रोग्राम को नहीं शुरू होगा, तो इसलिए हमें इसको डिटेल से देखने की जरूरत नहीं। ये एक तीसरा जो कंपोनेंट है सेल्फ असेसमेंट ऑफ एकेडमिक प्रोग्राम, यानी असेसमेंट ऑफ एकेडमिक प्रोग्राम। यहाँ से मुराद ये होगा कि अगर कहीं मास्टर का प्रोग्राम चल रहा है या ऑनर्स का प्रोग्राम चल रहा है या एसोसिएट डिग्री का प्रोग्राम चल रहा है 2 साल का,
तो उन प्रोग्राम्स की असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट जो है वो डिपार्टमेंट कॉलेज करेगा। तो उसके लिए साफ जाहिर है एक प्रोसीजर है जो कि एवरी 2 years हर कॉलेज जो है उसको सेल्फ असेसमेंट करेगा प्रोग्राम की, और वो सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट यूनिवर्सिटी को भेजेगा। यूनिवर्सिटी उस रिपोर्ट को आगे HEC को सबमिट करेगी जब वो अपना कॉम्प्रिहेंसिव क्वालिटी का प्रोग्राम सबमिट करेगी। उसके बाद यानी ये जो सेल्फ असेसमेंट है इसका ये प्रोसीजर है। ये मेरी माय डियर पार्टिसिपेंट्स, ये जो प्रेजेंटेशन है ये ऑलरेडी HEC की टीम के पास है। आई विल रिक्वेस्ट देम कि वो आपको मिल जाएगी। चीजों करना है तो इसमें इसका ये एक चार्ट है जिसमें सबसे पहले जिस सेमेस्टर में आपने किसी डिपार्टमेंट की, लेट्स सपोज आपने डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश की अगर आपने असेसमेंट करनी है तो आप उन्हें एक लेटर, एक सेमेस्टर पहले से लेटर लिखेंगे कि आपकी जो है इस सेमेस्टर जो कमिंग है उसमें आपकी असेसमेंट होगी, इसलिए आपने डॉक्यूमेंट सारे जो है वो मेंटेन करके रखने हैं। और आप ये भी कहेंगे कि आप अपने कोई से 2 प्रोग्राम टीम मेंबर्स जो कि HEC जो कि यूनिवर्सिटी के QEC के साथ लाइजन में रहेंगे कि जो चीज़ें HEC की इम्प्लीमेंट आपने करनी है उसके मुताबिक आपने उनको करना है। इफ़ दे विल बी हैविंग एनी इशू, प्रोग्राम टीम मेंबर, एनी प्रोग्राम टीम मेंबर उनमें से एक जो सीनियर उसका फोकल पर्सन होगा तो ही और शी मे कॉन्टेक्ट विद द QEC ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो कोई 2 मेंबर नॉमिनी करने होंगे और उसके बाद QEC जो है जो डॉक्यूमेंटेशन फिर HEC कहेगा, ये दोनों मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अंडर द गाइडेंस एंड लीडरशिप ऑफ द रिस्पेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। तो wherever required they may contact with the QEC of the director QEC of the respective university। तो उसके बाद QEC reviews the document, वो आप भेज देंगे QEC उन डॉक्यूमेंट को जो आपने तैयार किए हैं वो उनको रिव्यू करेगा और उसके बाद जो है वो उनको विजिट के लिए प्लान करेगा। विजिट में जो करेगा जिसको हम असेसमेंट टीम कहते हैं AT, असेसमेंट टीम में 5-6 मेंबर्स की ये टीम होगी जिसमें डायरेक्टर QEC और आमतौर पे उसके साथ जो डिप्टी डायरेक्टर या कोई असिस्टेंट डायरेक्टर वो उसके साथ मेंबर होते हैं। तो ये 2 कम से कम ये 2 लोग, इसी तरह 2 असेसमेंट टीम के मेंबर जो कि कॉलेज के टीचर होंगे मुतल्लिका डिपार्टमेंट के। तो वो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ QEC and 2 senior faculty members of the college of the respective department। और इसके अलावा 2 एक्सटर्नल मेंबर्स होंगे जो कि किसी और यूनिवर्सिटी या अदारे से यूनिवर्सिटी उनको अपॉइंट करेगी, वो भी एज एक्सटर्नल एवेलुएटर जो है वो कॉलेज में जिस दिन विजिट प्लान होगा वो उस दिन उसको विजिट करेंगे और द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विल आल्सो बी देयर। तो इस तरह की ये तकरीबन 7 मेंबर की टीम जो है ये सारे और फिजिकली कुछ क्लासेस जो हो रही होंगी वहाँ ऑब्जर्वेशंस भी उनकी होंगी, कोई क्वेश्चंस जो है वो स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन भी होगा इनफॉर्मल और कोई फोकस ग्रुप डिस्कशन। तो वो परफॉर्मा जो बने हुए हैं सेल्फ असेसमेंट का मैनुअल पूरा वेबसाइट पे पड़ा हुआ है HEC के भी और हर यूनिवर्सिटी के QEC की वेबसाइट पे। आई विल रिक्वेस्ट यू पीपल, चूँकि आपने इसमें काम करना है, आप उसको एक नज़र देख भी लें। ये ब्रीफ प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ। तो जब विजिट के बाद वो एक रिपोर्ट तैयार होगी, उस रिपोर्ट की एक समरी तैयार करेंगे और वो समरी फिर वाइस चांसलर जो है वो उसको अप्रूव करके HEC को भेज देगा और उसकी एक कापी मतलब कॉलेज को भी चली जाएगी थ्रू द क्वालिटी एनहांसमेंट सेल, ताकि वो कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं वो जो एवेल्युएशन हुई है उन्हें अपने कॉलेज की टीचर्स की टीचिंग और असेसमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर और सारे स्टैंडर्ड्स के बारे में जो जो कमेंट्स हैं वो उसकी रोशनी में उसको इम्प्लीमेंट वो फिर करने के लिए प्लान बनाएंगे ताकि आफ्टर 2 ईयर जब दोबारा उसको एवेल्युएट हो तो उसकी इम्प्रूवमेंट उसमें नजर आनी चाहिए। एक कंपोनेंट है एक्रीडिटेशन, इसका तलब कि वैसे यूनिवर्सिटी से है
लेकिन आपको मालूम होना चाहिए एज ए प्रोफेशनल कि मिनिमम जो है वो जो जितने भी BS लेवल के प्रोग्राम है या मास्टर लेवल के प्रोग्राम है या एसोसिएट डिग्री लेवल के प्रोग्राम है, वो सारे जिनकी एक्रेडिटेशन काउंसिल एग्जिस्ट करती है वहां से भी अप्रूवल जरूरी है। यूनिवर्सिटी की अपनी जो बॉडी है एकेडमिक काउंसिल या सिंडिकेट, उसकी अप्रूवल के साथ साथ ये जो एक्रेडिटेशन काउंसिल्स हैं उनसे भी वो प्रोग्राम अप्रूव होने चाहिए। जैसे बिजनेस प्रोग्राम्स की एक्रेडिटेशन जो है उसका नाम नेशनल बिजनेस एजुकेशन एक्रेडिटेशन काउंसिल है, नेशनल कंप्यूटिंग एजुकेशन एक्रेडिटेशन काउंसिल है, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड टाउन प्लानिंग है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, बार काउंसिल है, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल है, अब ये पाकिस्तान मेडिकल कमीशन है जो पहले PMDC पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल था, नेक्टी है नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, एग्रीकल्चर है की काउंसिल है। तो ये मुख्तलिफ काउंसिल्स भी इन प्रोग्राम्स की अप्रूवल या NOC इशू करती हैं। तो जिन डिसिप्लिन्स की काउंसिल्स मौजूद हैं उनके लिए मैंडेटरी है कि वहाँ पे उन टर्म्स एंड कंडीशंस को वहाँ से भी NOC लें, अप्रूवल का सर्टिफिकेट लें, फिर वो यूनिवर्सिटी जो है उसको अप्रूव करेगी। ये चूँकि बेसिकली फंक्शन यूनिवर्सिटी का है, लेकिन आपकी अवेयरनेस के लिए मैंने ब्रीफली आपके साथ शेयर भी करनी है। अच्छा जी, एक है सेमिनार कंडक्ट करना, ये भी आप करा सकते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस रिलेटेड कॉलेज लेवल पे भी हो सकता है, डिपार्टमेंट लेवल पे भी कोई कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप जो है वो सेमिनार ये आप फ्रॉम टाइम टू टाइम कंडक्ट कर सकते हैं। सब्जेक्ट रिलेटेड क्वालिटी भी और जो इंडिकेटर्स हैं क्वालिटी के HEC उस पे, तो ये भी जो है इसको भी एनकरेज HEC करता है कि इसको भी करना है और इसके पॉइंट्स हैं रैंकिंग में। तो जो कॉलेज इसको ज़्यादा सेमिनार कराएंगे, वर्कशॉप कराएंगे, तो इसके वो क्रेडिट 5% जो कि समटाइम्स चेंज होते रहते हैं, तो वो फिर उनको आउट ऑफ दैट उनके वेटेज में वो भी चले जाएंगे, तो उनकी रैंकिंग फिर बेहतर हो जाएगी। इसी तरह ये कुछ नेटवर्क्स भी हैं क्वालिटी के पाकिस्तान में या इंटरनेशनल। तो HEC डिमांड्स के उसकी मेंबरशिप भी यूनिवर्सिटीज़ की भी होनी चाहिए, और अगर कोई कॉलेजेस जो हैं उनकी मेंबरशिप लें तो वो भी उनके साथ ज़रा प्लस पॉइंट में जाएगी, तो उनकी कैटेगरी जो है वो भी बेहतर हो सकती। मे भी कि कुछ कॉलेजेस जो हैं वो आउट परफॉर्म शो करें। जो बड़े कॉलेज हैं ख़ास तौर पे जहाँ पे बड़े अरसे से पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस जो हैं वो शुरू हैं, तो मे बी कि वो रिलेटिवली इन नेटवर्क्स उनके लिए, जैसे असगर माल कॉलेज है, गॉर्डन कॉलेज पिंडी है, इसी तरह यहाँ सिविल लाइंस है या साइंस कॉलेज है लाहौर में, इसी तरह मुल्तान में गवर्नमेंट बोस्टन रोड कॉलेज है, जैसे साइंस कॉलेज है वहाँ पे, या बहवलपुर है। तो जो बड़े कॉलेज हैं जहाँ पे पहले पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस जो हैं बड़ा अरसे से चली आ रही हैं, तो अगर वो मे बी के अपने नेटवर्क चीज़ों को ठीक कर लें तो इन फ्यूचर में भी वहाँ पे MPhil के प्रोग्राम्स भी शुरू हो सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा अब मैं आपसे बात करूँगा कॉलेजेस में QECs। अच्छा, कॉलेज में QEC जो यूनिवर्सिटी ने ये कह दिया है HEC की डायरेक्शन पे कि हर कॉलेज में एक QEC होगा और वो लाइसेंस रखेगा। ये जो पहले सारे इंडिकेटर्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए the college will have close liaison with the university. अब उसके लिए HEC has given the direction, और PHEC ने भी उसकी रोशनी में एक मेमोरेंडम और ऑर्डर्स जो है वो जारी किए हैं, गाइडलाइंस भी साथ दी हैं कॉलेजेस को कि हर कॉलेज के पास अपना एक छोटा सा सेटअप QEC होगा। तो QEC ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज फॉर साइंस लाहौर, इसी तरह QEC ऑफ गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज लाहौर, QEC ऑफ गवर्नमेंट गार्डन कॉलेज लाहौर, तो जो रावलपिंडी। तो इस तरह हर कॉलेज जो है अपना स्मॉल सेटअप तो ज़रूर होना चाहिए, लेकिन जो बड़े कॉलेज जो मैंने बताए हैं वहाँ पे व्हाट आई वुड सजेस्ट कि वो 1-2 मेंबर्स ज़्यादा भी होने चाहिए, ताकि चीज़ों को ज़्यादा इफेक्टिवली, वहाँ चूँकि प्रोग्राम ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसमें
इन्वॉल्व कर सकते हैं, एक की बजाय 2 या 3 लोग रिक्रूट कर सकते हैं जो कि QEC की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर किया जाए। मे बी एक अगर ग्रेड 18 का ऑफिसर है, एक 17 का और एक असिस्टेंट, इस तरह भी हो सकता है, या एक 17, एक 16 और इस तरह एक जो है वो असिस्टेंट भी हो सकता है जो कि क्लरिकल काम उसको फीडबैक दे। लेकिन जो मैंडेटरी है वो मिनिमम 2 पर्सन्स है हर कॉलेज के लिए। हाँ, वो छोटा है तो उसको 2 लोग कम से कम QEC के रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, एक ग्रेड 17 का जिसका डेजिग्नेशन असिस्टेंट डायरेक्टर, डाटा एनालिस्ट या कोई इस तरह का और हो सकता है, और एक उसके साथ असिस्टेंट जो कि उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसके साथ उसको असिस्ट कर सके। तो बड़े कॉलेजेस जैसे मैंने कहा उनके लिए बेहतर है कि वो ये जो ग्रेड 17 है इसके जो ऑफिसर है कह लें तो वो एक की बजाय 2 या 3 हो, ताकि वो प्रोग्राम्स को उन्होंने मॉनिटर करना है, या फिर वो डिपार्टमेंट के जो टीम मेंबर्स हैं QEC के साथ जिन्होंने लाइजन करना है वो बड़े एक्टिव होने चाहिए, तब वो बड़े कॉलेजेस को स्मूथली फिर अपने क्वालिटी इनिशिएटिव्स को अच्छे तरीके से देख सकेंगे। रेस्पॉन्सिबिलिटीज और रोल्स के लिहाज से अगर आप इसमें देखें तो जो कॉलेज टीचर्स का रोल है कि वो उसे हमें पता होना चाहिए QEC के इनिशिएटिव्स HEC की तरफ से क्या है, और इन एडिशन टू HEC कुछ अगर यूनिवर्सिटी ने एफिलिएशन के लिए कुछ और इंडिकेटर्स कहे हैं तो वो भी उनको फुलफिल करना ज़रूरी है। फिर एक कॉलेज टीचर्स का रोल, जैसे मैंने कहा कि एक टीचर जो है हर डिपार्टमेंट का में भी एक ओवरऑल फोकल पर्सन, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल और एनी अदर सीनियर फैकल्टी मेंबर जो मे बी के कॉलेज लेवल पे भी एक्टिविटीज़ को यूनिवर्सिटी के साथ जो है वो लाइजन करेगा। तो गोया सेटअप इस तरह होना चाहिए, आई एम गोइंग टू रिपीट इट, कि जो बड़े कॉलेजेस हैं देयर शुड प्रिंसिपल विल बी द फोकल पर्सन और वाइस प्रिंसिपल और एनी अदर सीनियर पर्सन nominated by the principal, तो he or she will act as the focal person to have correspondence with the respective university. ये नहीं है कि हर डिपार्टमेंट उनको लिखे, that should route through the focal person whosoever, whether principal or any other nominee of the principal. तो they will write to, लेकिन within the college भी वो जो डिपार्टमेंट्स के फोकल पर्सन्स हैं डिपार्टमेंटल लेवल पे जो उनके साथ कोऑर्डिनेट उनको फैसिलिटेट करने के लिए that will act as liaison officer with the different department as well as with the university and other bodies. तो ये एक रोल जो है ये कॉलेज टीचर्स का, सीनियर टीचर्स का होगा। तो उन इनिशिएटिव्स को जो HEC की तरफ से आए या यूनिवर्सिटी की तरफ से आए जिसके साथ वो कॉलेज एफिलिएट है, तो वो उन सारे जो पॉलिसी है, फर्ज करें अभी नई पॉलिसी आई है, अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन पॉलिसी है, तो उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो वो अब यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो जो है वो आपको वो गाइडलाइंस भेजें, आप किस तरह इम्प्लीमेंट करना है। दैट विल university will provide some guidelines in the light of HEC guidelines. So then the college will be responsible to observe those guidelines and implement those guidelines as per direction of the university and the Higher Education Commission. So then there is a supporting QEC for the provision of required data. From time to time HEC demands some data, because you know you have to send 2 years report of the self-assessment of programs. So the college will send that report to the QEC of the university, and the QEC of the university then will compose a comprehensive report of all the activities of the different departments of the university, as well as the reports of the affiliated colleges. Then that will be combined and composed in the way, meaningful way that will be approved by the Vice Chancellor of the university and will send to the Higher Education Commission. Now, in this regard, what I would suggest
कि in order to ensure the implementation of all initiatives, I would suggest that the college principal or any senior, senior members of each department, head of the departments of the different disciplines, and principal or vice principal, they should design a program of mentoring or training sessions to the program team members, or in other words, the teachers which will work with the quality enhancement cell of the college. तो उनकी ट्रेनिंग हो उन सारे डॉक्यूमेंटेशंस के, जो कि डॉक्यूमेंटेशन HEC की तरफ से दिए गए हैं या यूनिवर्सिटी की तरफ से दिए गए हैं, तो उनके अगर मेंटरिंग सेशंस जो है वो उनकी शॉर्ट ट्रेनिंग, 1 day ट्रेनिंग और मे बी 1 or 2 sessions on monthly basis or fortnightly भी हो सकते हैं, so that the problems which come on the way they may be shared with each other. अब तो खैर मेरा ख्याल है इतना मुश्किल नहीं है, अब ऑनलाइन कोविड की वजह से हमें भी एक फ़ायदा, खैर रिस्क में ये तो नहीं, इसके नुकसानात तो खैर कोविड के बहुत हुए हैं, हो रहे हैं, लेकिन इसमें जो लर्निंग एस्पेक्ट से एक चीज़ है कि हमने ये जो सिस्टम है ऑनलाइन ये सीख लिया है कम से कम, और इसमें हम जो है ऑनलाइन भी सेशन किए जा सकते हैं, फेस टू फेस भी मेंटरिंग सेशन किए जा सकते हैं कॉलेज में, और ये भी हो सकता है सम टाइम जो आपका एफिलिएटेड जिस यूनिवर्सिटी के साथ है, तो यू मे आस्क सम टाइम टू द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी कि वहाँ के डायरेक्टर या एक नॉमिनी वो भी ऑनलाइन आपके साथ उन कॉलेजेस की जब मीटिंग्स मंथली अगर आप या क्वार्टरली उसको अगर आपने ऑर्गेनाइज करते हैं सेशंस, तो वो भी ज्वाइन कर लें, ताकि कोई इश्यूज जो यूनिवर्सिटी के साथ रिलेटेड है वो मीटिंग्स में उनको भी फीडबैक मिलती रहे। सो माय डियर पार्टिसिपेंट्स, ये चीज़ें थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है, एकेडमिक प्रोग्राम्स की क्वालिटी और QEC की क्वालिटी, कि किस तरह आपका कॉलेज जो है इन चीज़ों को टेकअप कर सकता है। ऑफ कोर्स डॉक्यूमेंटेशन बनाना मुश्किल है, लेकिन इससे ज़्यादा मुश्किल ये है कि उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि वाकई नज़र आए कि जो हमारा एंड प्रोडक्ट है, क्वालिटी प्रोडक्ट है, एज एन आउटकम ऑफ दोज डॉक्यूमेंटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, जो स्टूडेंट्स हमारे अदारों से कॉलेजेस से निकले, वो वाकई हम जो है कह सकें कि ये किसी तरह भी ये कॉलेज के जो प्रोडक्ट है ये फलां अच्छी यूनिवर्सिटी से भी बेहतर है। तो विद दिस आई एंड माय टॉक। यू हैव 10 minutes or even more. You can share with me any questions or feedback. Thank you very much. I will request the